ब्लड कलेक्शन टॉपिक से हमने कैपिलरी से ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं वो पढ़ लिया था, बट आज के इस वीडियो में हम कैपिलरी नहीं पढ़ने वाले। तो पढ़ लिया ना, कितनी बार पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेनस ब्लड कलेक्शन। इट मीन्स हम वेन से कैसे ब्लड कलेक्ट करते हैं। ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली जितनी भी डिजीज होती हैं उनको डायग्नोस करने के लिए जो आपका ब्लड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वेन से लेते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे पूरा प्रोसीजर करते हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। नोट्स की चिंता बिल्कुल भी मत करना। कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ देखिए वेनस ब्लड सैंपल कलेक्शन के बारे में। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वेन पंचर। ठीक, कैपिलरी में हमने पढ़ा था, उसको हम किस नाम से जानते थे? स्किन पंचर। क्यों? क्योंकि हम स्किन को पंचर कर रहे थे। यहाँ पे हम वेन को पंचर करके तब ब्लड ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम और क्या है? वेन पंचर। ठीक है, वेन को पंचर किया हमने। ठीक है, अब इसके सैंपल कलेक्शन की साइट क्या है, मतलब हम किस किस जगह से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा है एंटीक्यूबाइटल फोसा। अब ये एंटीक्यूबाइटल फोसा क्या है? तो ये देखो, ये वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा, ठीक है, ये जो जहाँ से जॉइंट है ये होता है आपका एंटीक्यूबाइटल फोसा। ठीक, एंटीक्यूबाइटल फोसा में आपकी 3 वेन्स मोस्ट प्रोमिनेंट दिखती हैं। ठीक है, 3 वेन्स। कौन सी वो 3 वेन्स होती हैं? एक होती है आपकी बेसिलिक वेन, एक होती है मीडियन वेन, एक होती है सिफेलिक वेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर आपसे वाइवा में, क्विज में वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन 3 वेन्स के सीक्वेंस में आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपने एल्बो यहाँ पे एंटीक्यूबाइटल फोसा में आप लोग देख सकते हैं कि 3 वेन्स हमेशा मोस्ट प्रोमिनेंट होती हैं। ठीक है, इधर की तरफ जो होती है, मतलब आपके पास वाली, उसको हम कहते हैं बेसिलिक वेन। इसको ऐसे याद रखना, बीपी नाम सुना है, ब्लड प्रेशर। बी मतलब बेसिलिक, पी मतलब पास, बेसिलिक जो पास में है। ठीक है, बेसिलिक वेन। ठीक, तो बीपी ऐसे याद रखना। जब बेसिलिक याद हो गई तो तुम्हें ऑटोमेटिकली सारी की पोजीशन याद हो जाएगी। अब मीडियन, मीडियन इट मीन्स वो मिड में होगी। ठीक है, तो जो बीच वाली वेन होती है वो आपकी मीडियन वेन कहलाती है। ठीक, बची कौन सी? सिफेलिक। जगह कौन सी बची? सबसे इधर वाली। तो जो बिल्कुल आपकी बॉडी से दूर वाली वेन होती है उसे हम कहते हैं सिफेलिक वेन। ठीक है, तो ऐसे याद करना, बीपी, बीपी मतलब पास, पास में कौन सी वेन है? बेसिलिक वेन, मतलब पास में अपने की तरफ। ठीक है, बेसिलिक वेन। बीच में कौन सी है? मीडियन वेन। उधर की तरफ सबसे किनारे कौन सी है? आपकी सिफेलिक वेन। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। और कहाँ से सैंपल लेते हैं? एंटीक्यूबाइटल फोसा से। मोस्टली 3 वेन्स को हम सेलेक्ट करते हैं, और वो कौन सी वेन है? ये। इनमें से जो भी सबसे अच्छी दिख रही है उससे हम ब्लड ले लेते हैं। ठीक है, इन केस अगर यहाँ से एंटीक्यूबाइटल फोसा में वेन नहीं दिख रही, आप ब्लड नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी वेन यहाँ पर नहीं दिखती है, तब उनके लिए हम क्या करते हैं? ये जो एरिया होता है, ठीक, इसको हम कहते हैं डॉर्सम ऑफ फोर आर्म। ठीक, ये आपका फोर आर्म है, उसका डॉर्सम। ठीक, डॉर्सम ऑफ फोर आर्म से हम सैंपल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे भी आपकी वेन है तो यहाँ से भी हम सैंपल लेते हैं। ठीक, तो ये आपकी साइट हो गई। ठीक, अब इसका पर्पस क्या है? इसको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड। हमने आप लोगों को कैपिलरी ब्लड सैंपल कलेक्शन में पढ़ाया था कि हम उसमें बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड को कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी। बट यहाँ पे हम वेनस ब्लड सिस्टम में या वेनस ब्लड कलेक्शन में लगभग 2 to 3 ml ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड को कलेक्ट करते हैं जिससे कि टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ टेस्ट। ठीक है, जिससे कि हम जितनी भी वैरायटी, जितनी भी अलग अलग प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं वो हम परफॉर्म कर सकें। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया, TLC हो गया, DLC हो गया, ठीक है, जनरल ब्लड पिक्चर हो गया। ठीक, और अगर आपको किसी प्लेन वाइल में लेना है तो हमने उसका KFT कर दिया, LFT कर दिया, लिपिड प्रोफाइल कर लिया। ठीक है, ये सारे टेस्ट आपने कर लिए। ठीक है, तो टू परफॉर्म द वैरायटी ऑफ टेस्ट, और इसमें हम लगभग कितना ml ब्लड लेते हैं? 2 to 3 ml। अच्छा, तो अब खाना तो सबने बनाया होगा। हाँ, लड़के सोच रहे होंगे नहीं हम क्यों बनाएंगे, है ना? नहीं, आज के ज़माने में बट सब बनाते हैं, और पता है लड़के लोग तो ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, तो खाना जैसे बनाया जाता है तो उस टाइम पे पहले से सारे इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी चीज़ें होती है वो सब कलेक्ट कर ली जाती है। हाँ, वैसे ही जब आप ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं तो जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले
कलेक्ट कर ली जाती है। ये नहीं कि हम ब्लड ले रहे हैं उतनी दूर में, वहाँ हमारा वो है तो हम उसको छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, मतलब सैंपल कलेक्ट करने से पहले आपको सारी चीज़ों एक जगह रखी होनी चाहिए, ठीक। और वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहला है आपका 70% अल्कोहल स्वाब, ठीक है, अल्कोहल स्वाब होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, खुद की सेफ्टी के लिए ग्लव्स होना चाहिए, ठीक। और क्या होना चाहिए, सैंपल किससे लेंगे, ऑफ कोर्स सिरिंज से लेंगे। तो जो सिरिंज होती है वो कैसी सिरिंज होती है, डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, टॉर्निकेट की ज़रूरत होती है, ठीक। और आपने अगर सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब उसकी ब्लीडिंग रोकनी है तो वहाँ पे आप क्या लगा देते हैं, एडहेसिव बैंडेज लगा देते हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। ब्लड आपने ले लिया, अब आपको किस में डालना है, आपको डालना होगा एंटीकोगुलेंट वाइल में, ठीक। तो किसकी ज़रूरत होगी, एंटीकोगुलेंट वाइल की, ठीक। अब आपने ब्लड तो सिरिंज में था, अब नीडल की यूज़ तो हो गई, तो अब नीडल को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो आपको क्या चाहिए, नीडल कटर की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप वेन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम जानते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। और तो ये रहा ब्लड सैंपल कलेक्शन का पूरा प्रोसीजर। अब इसको देखकर डर मत जाना कि इतना लंबी क्या है, रुक जाओ, मैं समझा रही हूँ, आराम से समझो। देखो, फॉर एग्जाम्पल कहानी की तरह समझो, तुम किसी लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, ठीक। अब तुम किस बिहाफ पे उसका सैंपल कलेक्ट करोगे, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। हाँ, उसके पास क्या प्रूफ होगा, डॉक्टर का पर्चा, ठीक है। वो डॉक्टर का पर्चा लेकर आएगा, आपको बताएगा ये टेस्ट डॉक्टर ने बताया है, और यही होता भी है। डॉक्टर लिख देता है पर्चे में और पेशेंट आता है आपके पास, आप क्या करते हैं, वो टेस्ट को रीड करते हैं, ठीक है। और फिर जो आपके लैब में डेटा एंट्री वाला रजिस्टर होता है उसमें आप एंट्री कर देते हैं, ठीक। तो ये किया, तो यही यहाँ पे लिखा है पहली लाइन, ठीक है, ये कर लिया, ठीक। फिर आपको क्या करना होता है, आपने पेशेंट को जो सैंपल कलेक्शन वाली काउच होती है या चेयर होती है उस पर बैठा दिया, ठीक, आराम से बैठा दिया, ठीक है। फिर पेशेंट को बताना होता है कि सर एंड मैम, हम आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं आपकी वेन से, ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो देखो तोता और सैंपल कलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको प्रॉपर हर एक चीज़ बताना होता है, ठीक, बता दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगर आप वाइल में सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी वाइल रेडी करनी है, ठीक है। वाइल में क्या क्या आपको लिखना है, जो भी पेशेंट है उसका नाम लिखना है, सेक्स लिखना है, मेल है कि फीमेल, उसकी एज कितनी है, कितने दिन, मतलब किस डेट को आपने सैंपल लिया और कितने बजे सैंपल लिया, इतनी चीज़ें आपको लिखना होता है, ठीक है। लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द वेन पंचर, मैंने अभी बताया, पेशेंट को बता देना है कि मैम हम आपका वेन पंचर करने जा रहे हैं, ठीक। ऑल्सो क्या कहना है कि आप एक मुट्ठी बना लीजिए, ठीक है। पेशेंट से बताना है कि आप एक मुट्ठी बना लीजिए। कैसे मुट्ठी बनेगी, आपका थंब अंदर रहेगा और फिंगर्स ऊपर ओवरलैप करेंगी, ऐसे मुट्ठी बनाने को बोलना है, ठीक है। बना लिया उन्होंने, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है, एंटीक्यूबेटल फोसा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब वहाँ पे आपको जो 3 वेन्स थी उनमें से जो भी मोस्ट प्रोमिनेंट वेन होगी उसको सेलेक्ट करना है, उसको फील कर लेना अच्छे से, वो दिख रही है कि नहीं, ठीक है, दिख रही है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको टॉर्निकेट अप्लाई करना है। जैसे कि ये मेरा एंटीक्यूबेटल फोसा एरिया है, मुट्ठी बना ली मैंने एग्जामिन कर लिया, हाँ इससे मैं ब्लड लूँगी, ठीक है, देख लिया, ठीक। अब मैंने क्या किया है, टॉर्निकेट अप्लाई कर दिया। कहाँ पर अप्लाई करना है, 2 to 3 इंचेस अबव द एंटीक्यूबेटल फोसा, मतलब 2 से 3 इंच ऊपर की तरफ आपको टॉर्निकेट अप्लाई करना है। यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद और वो मुट्ठी बनी रहेगी, पेशेंट से कहना मुट्ठी बनी ही रहेगी, ठीक है। अप्लाई कर दिया। अब फिर से आप थंब की हेल्प से वो वेन्स को अच्छे से फील कर सकते हैं, फील करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको वेन फील नहीं हो रही है तब आप पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फिंगर्स की हेल्प से पैल्पेट कर सकते हैं। तब भी फील नहीं हो रही है तो आप 2-3 बार उसे एक्सरसाइज करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कराने से क्या होता है कि उसकी वेन्स अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाती हैं, अच्छे से विजुअलाइज होने लगती हैं, ठीक है। तो ये कराना होता है, ठीक। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, वेन्स दिखने लगी अच्छे से, अब आपको क्या करना है, उस एरिया को 70% अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है, ठीक है। 70% अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है इन सर्कुलर मोशन। मैंने आप लोगों को कैपिलरी ब्लड सैंपल कलेक्शन में बताया था, सर्कुलर मोशन में कलेक्ट करना होता है, अंदर से बाहर की तरफ बस एक बार में, ठीक है। ये किया
तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए वेट करना है जिससे कि आपका जो अल्कोहल है वो ड्राई हो जाए। ठीक है, ड्राई हो जाए। जैसे ड्राई हो गया अब आपको क्या करना है, अब आपको अरे इससे ब्लड नहीं लेना है, सॉरी हाँ, इससे आपको अब ब्लड लेना है। ये आपकी क्या है, डिस्पोजेबल सिरिंज है। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि ये अच्छे से वर्किंग में है और जो एयर है उसको ऐसे करके रिलीज कर देना है। ठीक, रिलीज करने के बाद अब आपको क्या करना है ये जो ऊपर की कैप है इसको हटा देना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ के हटाना है, ये जो पार्ट है ऐसे पकड़ के तब ऊपर की कैप को हटा देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपकी नीडल है, नीडल की शेप कुछ इस प्रकार की होती है। ऐसी होती है। तो ये जो कोना वाला एरिया होता है यही इंसर्ट करना होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना अच्छे से। ठीक, अनकैप किया, जिस तरफ से आपकी वेन होगी, ठीक है, जैसे आपने कोई वेन सेलेक्ट की, ऐसे वेन जा रही है, इधर की तरफ जा रही है। ठीक, तो जो आपको नीडल इंसर्ट करनी होगी इधर से ही करनी होगी, ये नहीं कि वेन इधर जा रही है और आपने इधर से इंसर्ट कर दी, ऐसे नहीं करना है। जिस तरफ से वेन का डायरेक्शन है उसी तरफ से आपको नीडल इंसर्ट करनी है। ठीक है, इधर। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, चलो नहीं दिख रही अभी, जिस तरफ से वेन जाती है उस तरफ से आपको नीडल इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब इंसर्ट करने का क्राइटेरिया देखो, जब इंसर्ट करेंगे आप तो उसका जो एंगल होना चाहिए वो 15 से 30 डिग्री एंगल का होना चाहिए। इट मीन्स ये आपकी नीडल है और जो हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे हाथ और सिरिंज के बीच का जो एंगल होना चाहिए लगभग 15 से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ऐसे। ठीक, तो यहाँ एंगल देख रहे हैं, 15 से 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, इतना एंगल होना चाहिए। ठीक, अंदर इंसर्ट करने के बाद यहाँ ये हब होता है, यहाँ हब होता है, ये हब होता है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ हब में आपको रेड कलर का ब्लड अपीयर होने लगेगा। अगर वो ब्लड अपीयर हो गया तो इट मीन्स आपने वेन पंचर सही किया है, सही जगह किया है। अब आपको क्या करना है, अब एक हाथ से ये ऐसे इंसर्ट कर दिया, थंब यहाँ पर हल्के से रखना है, फिर धीरे धीरे ये जो पीछे वाला पार्ट है पिस्टन को धीरे 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 खींचना है पीछे की तरफ। ठीक, और ये जो थंब है बहुत हल्के से रखना है, ये नहीं कि दबा देना है, दबा देंगे तो आपकी नीडल शिफ्ट हो जाएगी। तो अच्छे से बस सहारा देने के लिए और धीरे धीरे आपको पिस्टन को विड्रॉ करना है, खींचना है। देखिए ऐसे नीडल आपने ऐसे इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको थंब हल्का सा रखना होगा उस पार्ट पे। ठीक है, ये आपकी पिस्टन है, पिस्टन को धीरे धीरे आपको एक हाथ से पीछे की तरफ पुल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ब्लड आने लगेगा। ठीक, जैसे ही ब्लड यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में फिल हो जाएगा, ये जैसे यहाँ आपने, ये आपकी वेन थी, आपने इंसर्ट किया था, ब्लड आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टॉर्निकेट रिलीज कर देना और पेशेंट से कहना अपनी जो मुट्ठी है उसे ओपन कर दे। ठीक, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कॉटन है, ये कॉटन को यहाँ पर लगाना और धीरे से आपको अपनी नीडल निकाल लेनी है। ठीक है, ये कॉटन वहीं लगी रहने देना है और पेशेंट से कहना आप अपनी एल्बो उठा लें। ठीक, अब क्या करना है, ये जो आपकी नीडल है सिरिंज के साथ इसमें कैप लगाना है। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे अभी टेबल नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकती। ये कैप आपकी टेबल पे रखी होगी और नीडल आपको ऐसे इंसर्ट करके ऐसे कैपिंग करनी है। ठीक, ऐसे नहीं आपने कैप लिया ऐसे इंसर्ट कर दें, कहीं पे आपकी टेबल पे ये कैप रखी होगी, आपको बस ऐसे उठाकर फिर टाइट कर देंगे। ठीक है, वरना आप ऐसे करेंगे तो वो नीडल आपको प्रिक हो जाएगी और जो पेशेंट अगर इन्फेक्टेड होगा, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज होगी, वो आपके अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। टेबल पे रखी होगी तो ऐसे करके आपको कैपिंग करनी है। ठीक, टाइट कर दिया, अब आपको क्या करना है, एक बार में इसको रिलीज कर देना है। ठीक, और फिर जो आपका एंटीकोगुलेंट वाइल होगा उसको एक हाथ से ओपन करना है, फिर ये आपको सैंपल इसमें इंसर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, धीरे 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 साइड की वॉल्स पे जो एंटीकोगुलेंट वाइल है उसकी साइड वॉल्स पे टच करा के धीरे धीरे आपको इसमें पूरा डाल देना है। ठीक, डालने के बाद आपको कैपिंग करनी है। कैपिंग करने के बाद आपको जो आपकी वाइल है और ब्लड है, मतलब वाइल में जो ब्लड है उसको धीरे धीरे 4-5 बार या 3 से 5 बार मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपको रख देना है। इससे करने से क्या होता है कि आपके ब्लड और जो एंटीकोगुलेंट वाइल में जो एंटीकोगुलेंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, मिक्स हो गया, अब हो गया ये प्रोसीजर इतना। ठीक,
तो वही यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी गई हैं। इंसर्ट द नीडल एट 15 to 30 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करना है। उसके बाद जैसे ही ब्लड अपीयर होने लगेगा हब में, ठीक, हब यहाँ पे देखिए ऐसा अपीयर होता है। हब में जैसे अपीयर होने लगेगा जो सिरिंज की पिस्टन होगी, फिर उसको बैकवर्ड धीरे धीरे पुल करना है, ठीक है। जैसे ही सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लड आपका सिरिंज में आ गया, अब आपको टॉर्निकेट रिलीज कर देना है, पेशेंट की फिस्ट मुट्ठी खोल देनी है, उसके बाद कॉटन लगाना है और धीरे से आपको अपनी नीडल ले लेनी है और पेशेंट से कहना है आप अपनी एल्बो एटलीस्ट 2 मिनट तक ऊपर ऐसे दबाए रखें, ठीक है। इनकेस ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो आप वहाँ पे एडहेसिव टेप भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है किसका, आपका वेनस ब्लड कलेक्शन का, ठीक है। वेनस ब्लड सैंपल कलेक्शन के दौर कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि नॉट अप्लाई टॉर्निकेट मोर देन 1 मिनट। मतलब आप अगर किसी पेशेंट को टॉर्निकेट बांध रहे हैं तो उसकी टाइमिंग 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट से ज़्यादा आपको टॉर्निकेट बांधना ही नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स आपको जो भी ब्लड सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर करना है वो 1 मिनट तक अंदर कर लेना है, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज, ड्राई द अल्कोहल बिफोर वेन पंचर। जब आप अल्कोहल स्वाब से क्लीन करते हैं, स्ट्राइल करते हैं, तो वेन पंचर करने से पहले आपको ये देखना है कि अल्कोहल पूरा सूख गया है कि नहीं। क्या पता जब आप वेन पंचर करें तो वही अल्कोहल आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाए और आपका रिजल्ट एरर दे दे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट पुल द पिस्टन बैकवर्ड फोर्सफुली। इट मीन जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने नीडल इंसर्ट की तो आपको झटके से पिस्टन पीछे नहीं खींचनी है, ठीक है, धीरे धीरे खींचनी है। आपने इंसर्ट कर दी, तेज से खींचेंगे तो जो आपकी आरबीसी होंगी वो हीमोलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है, तो आपको धीरे धीरे पिस्टन को पीछे खींचना होता है, ठीक है। फिर क्या है, डू नॉट ट्रांसफर द ब्लड फोर्सफुली फ्रॉम सिरिंज टू एंटीकोगुलेंट वाइल। इट मीन्स जब आपने ब्लड सिरिंज में ले लिया था तो जब आप ट्रांसफ़र करते थे तो आपको धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना होता था, ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे। ये नहीं कि ब्लड आपने ले लिया और एक ही बार में एक ही झटके में ऐसे डाल दिया, ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, धीरे 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 धीरे, ठीक, धीरे धीरे, वरना ऐसे क्या होता है आरबीसी हमारे ब्रेक हो जाती है, आरबीसी की हिमोलिसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट विग्रसली शेक द वाइल। अब आपने सैंपल इसमें ले लिया है तो आपको ऐसे ऐसे शेक नहीं करना है, ठीक है, विग्रसली शेक नहीं करना है, आराम से ऐसे 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 मिक्स करना है जिससे कि आपका एंटीकोगुलेंट और ब्लड प्रॉपरली मिक्स हो जाए और आपका ब्लड क्लॉट ना हो। तो देखिए ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट एक ही जैसे होते हैं, सारे पेशेंट का सक्सेसफुली ब्लड निकल जाए, ठीक। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है, मतलब ब्लड तो निकल जाता है, उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो उसे हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी पेशेंट का ब्लड निकाला वेन पंचर करके तो वो जो एरिया होगा वो बहुत ही ज़्यादा रेड दिखाई देगा, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हो सकता है, ठीक है। या किसी पेशेंट को उस एरिया में एडिमा, या एडिमा को एक और नाम से जानते हैं स्वेलिंग, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। या कुछ लोगों की तो ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है तो काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक। या कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है वेन पंचर के टाइम, ठीक है। और कुछ लोग तो बेहोशी होने लगते हैं, चक्कर आ जाता है, ठीक। और कुछ लोगों को हीमेटोमा देखने को मिलता है, मतलब जहाँ से आपने वेन पंचर किया है वहाँ पे रेडिश या पर्पलिश कलर का एक स्पॉट टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हर अलग अलग पेशेंट्स में, ठीक है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, ईजिली वेन पंचर हो जाता है, सैंपल कलेक्ट हो जाता है। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और आज की वीडियो हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। वेन पंचर में क्या लिखना होता है, कितना बताना होता है, ये इतना ही मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है। क्या होता है कि जब आप एग्जामिनर को वो क्वालिटी कंटेंट नहीं दिखाएंगे तो एग्जामिनर आपको किस बेसिस पे नंबर देगा। तो आप अपने आंसर्स में उस क्वालिटी कंटेंट को दिखाइए, ठीक है। आपको आंसर
सबके कंपैरिजन अच्छा लिखना है, ये नहीं कि उसने ऐसा लिखा मैंने भी ऐसा लिखा, कुछ अलग हटके ऐसा लिखना है कि हाँ लगे कि योर आंसर इज सफिशिएंट, आपका आंसर बहुत सही है, ठीक है। तो ऐसा लिखना होता है। तो जितना पढ़ाया है ये इतना सफिशिएंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।